गुड आफ्टरनून बच्चों। कल की क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने माइकलसन इंटरफेरोमीटर के एप्लीकेशंस पर डिस्कशन स्टार्ट किया था और सबसे आखिरी में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से हम किसी लाइट सोर्स की मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ भी पता कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि इसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फ्रिंजेस होती हैं, यानी कि जब एक मिरर और दूसरे मिरर की इमेज एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हों और उस वक्त जो पैरेलल स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती हैं, अगर उस कंडीशन में हम चाहें तो जो लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज किया जा रहा है उसकी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपको अगर मान लीजिए कि इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती हैं, उस पोजीशन में अगर आपने मिरर को रखा हुआ है और एक मिरर M2 और मिरर M1 की इमेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि ऊपर वाली फिगर में आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पर रेड डॉटेड लाइन से दिखाया गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसके बीच में अगर वेज शेप्ड एयर फिल्म ट्रैप है अगर उसके अंदर, तो हमें स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलती हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी वक्त पर कोई आप एक डार्क फ्रिंज अगर मान लीजिए कि आप देख रहे हो, नीचे जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो नीचे ये पैटर्न दिखाया गया वो फ्रिंजेस का पैटर्न है। ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। डार्क फ्रिंजेस पे नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, नंबरिंग की हुई है। ब्राइट के भी इसी तरीके से नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होंगे, ऑल्दो उनकी नंबरिंग यहाँ पर आपको की हुई नहीं दिख रही है, लेकिन उनके भी अपने पोजीशन दो डार्क बैंड्स के बीच में होगी और उनकी विड्थ भी उतनी होगी जितनी कि डार्क बैंड की होगी, जैसा कि स्ट्रेट फ्रिंजेस के मामले में होता है। तो अगर मान लीजिए किसी वक्त पर अगर आप चौथी डार्क फ्रिंज को देख रहे हो और उस वक्त अगर एयर फिल्म की मोटाई उस पोजीशन पर अगर D है और अगर आप M2 को इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, यानी इस वैल्यू को आप नोट कर लीजिए कि हाँ फोर्थ डार्क फ्रिंज को आप देख रहे हैं और उस वक्त क्या जो आपका कैरेज है जिसका मूवमेंट आप करते हैं और जो एक स्केल से जुड़ा हुआ है, टू स्केल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उस स्केल पर आपने अगर रीडिंग नोट कर ली है तो आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रीडिंग कहिए। उसके बाद कैरेज को थोड़ा सा खसकाइए और सेकेंड ऑब्जर्वेशन लीजिए। कितना खसकाइए? मान लीजिए आपने खसकाया है सिर्फ λ/2। अगर आपने खसकाया है तो उसी जगह पर, यानी कि और कोई चीज आपने चेंज नहीं की, उसी जगह पर जो एयर फिल्म की मोटाई होगी वो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी D प्लस λ/2 हो जाएगी। और आपको अभी भी आपका जो क्रॉस वायर होगा, आपके फील्ड ऑफ व्यू में जो क्रॉस वायर होगा, वो क्रॉस वायर जो है वो फिफ्थ डार्क फ्रिंज के ऊपर फोकस्ड होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने जो कैरेज को मोशन किया, को मूव किया, जब λ/2 उसकी डिस्टेंस हमने बढ़ाई, जो पहले से डिस्टेंस थी, सेपरेशन D था, उसमें λ/2 को हमने बढ़ाया तो पार्ट डिफरेंस कितना बढ़ गया? पार्ट डिफरेंस बढ़ गया लैम्डा के बराबर। और जब भी लैम्डा ऐड होता है पार्ट डिफरेंस में तो क्या होता है कि एक फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है, यानी कि अगर चौथी डार्क फ्रिंज दिख रही थी तो उसी जगह पर पांचवी डार्क फ्रिंज आ जाएगी। तो ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम थाउजेंड्स ऑफ फ्रिंजेस को अपने फील्ड ऑफ व्यू के क्रॉस वायर से पास करा सकते हैं। और इस प्रक्रिया में जितना कैरेज को हमें मूव करना पड़ा उसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो जो कैरेज को आप मूव करते हैं, अगर मान लीजिए इसको आप x कहते हैं, और जो नंबर ऑफ फ्रिंज या जो आपके फील्ड ऑफ व्यू के क्रॉस वायर से शिफ्ट हुए उनको अगर आप p कहते हैं, तो इस डिस्टेंस x और p के बीच में क्या रिलेशन होगा? x इक्वल टू p λ/2 हो जाएगा। इसको अगर रीअरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू 2x/p। और ये ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि p के वैल्यू को हम काफी ज्यादा वैल्यू, कुछ थाउजेंड्स की वैल्यू का रखते हैं, जिससे x की सफिशिएंटली रीडेबल जो है रीडिंग आ सके, और इससे प्रिसिशन बढ़ता है और काफी प्रिसाइसली हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ को पता कर सकते हैं। सो ये कल भी डिस्कस हुआ था, आज मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया ताकि आप कंटिन्यूटी बने रखें। तो ये जो मेथड अभी हमने इस्तेमाल किया किसी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ को पता करने के लिए,
इसी मेथड का एक विस्तार है, मतलब इसी का एक एक्सटेंशन है मेजरमेंट ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ। इसका क्या मतलब है कि अगर दो वेवलेंथ बहुत पास पास हों तो उनकी वेवलेंथ भी मेजर की जा सकती है। तो इसके पहले कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर आता, हमारे पास एक तरीका था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से भी सेकेंड ऑर्डर में दो क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ को हम थोड़ा सा सेपरेट कर पाते थे और उनकी वेवलेंथ निकाल सकते थे। सो न केवल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बल्कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से दो क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। दो क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ से यहाँ पर क्या मतलब है, क्या तात्पर्य, क्या कोई इसका एग्जाम्पल है? देखिए, आपको याद है, हमको बता भी चुका हूं मैं आपको पहले भी, कि जो सोडियम लैंप है वो स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं है, बल्कि उसके अंदर दो वेवलेंथ है, λ1 एंड λ2, और इसको पॉपुलरली केमिस्ट्री में कहा जाता है D1 एंड D2 लाइन, एटॉमिक फिजिक्स में बोलते हैं D1 एंड D2 लाइन। और इनकी वेवलेंथ होती है 5896 एंगस्ट्रॉम एंड 5890 एंगस्ट्रॉम। तो यानी इनके बीच में अंतर होता है, लेकिन चूंकि इतनी पास पास होती है कि हम एवरेज के तौर पे 5893 ले लेते हैं और सोडियम लैंप को मोनोक्रोमेटिक मान लेते हैं, और सोडियम लैंप मोनोक्रोमेटिक होता नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या है, दे आर क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ। क्लोजली स्पेस्ड किस तरीके से कह पा रहे हैं, 5890 और 5896 बोथ इन एंगस्ट्रॉम के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 6 एंगस्ट्रॉम का। एंगस्ट्रॉम आप जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो 6 एंगस्ट्रॉम क्या हुआ, बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि दे आर क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ। क्या इन क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ की का मेजरमेंट किया जा सकता है, कितना इनके बीच में सेपरेशन कितना है? अगर λ1 और λ2 अगर नहीं अलग अलग निकाल सकते, पर इनके बीच का डिफरेंस क्या निकाला जा सकता है? तो जवाब ये निकाला जा सकता है, और उसकी किसकी मदद से, इसकी मदद से माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर की मदद से। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग तो पहले से ही मौजूद एक तरीका था ही, लेकिन एक और तरीका भी आ गया, दैट इज माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। ये सोडियम लैंप का एग्जांपल के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पे डिस्कस कर ही लिया है। अब आगे बढ़ते कैसे करते हैं। पीछे का अगर आपने डिस्कशन को फॉलो किया होगा तो उसी डिस्कशन को हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा फिगर हमने अब शॉर्ट करके बनाई है। अब हम आपको मिरर M2 या M1 की इमेज और वो कैसे एक दूसरे पे इंक्लाइंड हैं, उनके बीच में कैसे एक वेज शेप एयर फिल्म ट्रैप है, वो सब हम नहीं दिखा रहे हैं। अब हम आपको सिर्फ फ्रिंजेस दिखा दे रहे हैं और फ्रिंजेस दिखाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फ्रिंजेस, ये स्ट्रेट इक्वी विथ डार्क ब्राइट फ्रिंजेस आखिर बनती कैसे हैं, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो फिजिक्स फ्रिंजेस होती है, और ये तभी बनती है जबकि एक मिरर और दूसरे मिरर का इनका जो इमेज है एक दूसरे को स्मॉल एंगल पर इंटरसेक्ट करे, तो वो फिगर का पार्ट नहीं, ठीक। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम विजिबिलिटी कि मैक्सिमम विजिबिलिटी कब होगी। देखिए, मैक्सिमम विजिबिलिटी अगर ये सिंगल वेवलेंथ होता, एक ही वेवलेंथ होता, तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम विजिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए, जो डार्क है वो हमेशा डार्क, अच्छा मतलब कंप्लीट डार्क होना चाहिए, और जो ब्राइट है वो कंप्लीटली ब्राइट होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम विजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर डबलेट है, यानी कि दो वेवलेंथ है, λ1 एंड λ2, और दोनों क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो इनके बीच में एक इनकोहेरेंट सुपरपोजिशन होगा। इनकोहेरेंट क्यों कह रहे हैं, कोहेरेंट तो हम तब कहते हैं जब दोनों वेवलेंथ सेम होती है, और दोनों वेवलेंथ सेम नहीं है तो उनके बीच में फेज लॉग भी नहीं होगा, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इनके बीच में एक इनकोहेरेंट सुपरपोजिशन होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि दोनों वेवलेंथ के अपने अपने फ्रिंज पैटर्न होंगे, आल्दो दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जो ओवरलैपिंग होगी वो मैक्सिमम होगी, और उस वक्त विजिबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। पर कभी कभी ऐसा होगा कि ओवरलैपिंग की जो होगी वो बिल्कुल एक दूसरे के आउट ऑफ द फेज होगी, तब विजिबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, और बाकी टाइम पर क्या होगा, इन बिटवीन रहेगा। तो ये बात कहने में तो बड़ा आसानी से हमने कह दिया, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें, क्या कहा गया। मान लीजिए कि ऊपर मैं दिखा रहा हूं फ्रिंजेस ऑफ वेवलेंथ λ1, यानी एक वेवलेंथ λ1 है, मान लीजिए आप 5890 है, ठीक है, शायद मैंने λ1 को λ2 से बड़ा माना है, तो शायद λ1 को आप 5896 कह दीजिए और λ2 को 5890 कह दीजिए, ठीक है।
तो ऊपर वाला जो फ्रिंज पैटर्न दिख रहा है आपको, डार्क ब्राइट जो नंबर लिखा हुआ है, ये किसका है? फ्रिंजेस ऑफ λ1 है। ठीक, और ऐसा नहीं कि 16 के बाद आगे नहीं है, ये एरो यही दिखा रहा है कि इसके आगे भी और भी फ्रिंजेस हैं। और ये इधर भी दाईं तरफ भी एक एरो बना हुआ है ब्रॉड सा, ये शो कर रहा है कि 12 के पीछे भी बहुत सारी फ्रिंजेस और भी है, और भी कतार हैं लगी हुई हैं। पर फिलहाल हमारे फील्ड ऑफ व्यू में, हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू है, उसके अंदर हमें बस इतनी ही फ्रिंज फिलहाल दिख पा रही हैं, हमें 5 डार्क 5 ब्राइट ही दिख पा रही। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नीचे वाला हिस्सा देखिए, नीचे वाला हिस्सा क्या है? वो फ्रिंजेस ऑफ λ2 है, इन पे भी नंबर लिखा हुआ है, 13 डार्क 13 ब्राइट, 14 डार्क 14 ब्राइट एंड सो ऑन। लेकिन ऊपर और नीचे वाले नंबर एक दूसरे के मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्रिंज की जो विड्थ होती है, फ्रिंज की जो विड्थ होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे। लेकिन वेवलेंथ के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सो अपरेंटली, यानी कि देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों के फ्रिंज विड्थ इक्वल हैं। लेकिन जब आप काफी सारे फ्रिंजेस गुजर जाएंगी, तो ऐसा हो सकता है कि, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है, कि λ1 की 12वीं फ्रिंज λ2 की 13वीं फ्रिंज से कोइंसाइड कर जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि λ2 के फ्रिंज की मोटाई कम है, मोटाई थोड़ी सी कम है λ1 की तुलना में। तो मान लीजिए शुरू में तो मिली, बाद में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके छोटी पड़ती गई, और अल्टीमेटली एक ऐसी पोजीशन आई कि फिर से डार्क के सामने डार्क तो आ गया, पर सेम नंबर नहीं आया, एक नंबर आगे का नंबर आया। तो λ1 की 12वीं को ओवरलैप किसने किया? 13वीं ने कर दिया, 13वीं को 14वीं ने कर दिया एंड सो ऑन। लेकिन ये थोड़ा फिर आगे खसकना शुरू कर देंगे। यही बात जो डार्क के लिए कह रहे हैं, ये बात ब्राइट के लिए भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर एक देखिए, ड्रॉ करने की एक क्या कहें, मजबूरी है, कंपल्शन है कि हम ऊपर नीचे ड्रॉ किया है ना। फ्रिंजेस ऑफ λ1 को ऊपर ड्रॉ किया है, फ्रिंजेस ऑफ λ2 को नीचे ड्रॉ किया है। एक्चुअली में क्या होगा? क्या ऐसे दो तरह के पैटर्न दिखाई देंगे? नहीं, दो तरह के पैटर्न दिखाई, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक, सो मैक्सिमम विजिबिलिटी कब होगी? जब एक तरह के फ्रिंज ओवरलैप कर जाए, यानी डार्क के साथ डार्क ओवरलैप कर जाए, ब्राइट के साथ ब्राइट ओवरलैप कर जाए। चाहे सेम नंबर के ना भी हो, तो सेम नंबर के तो होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि λ1 की फ्रिंज विड्थ ज्यादा है और λ2 की फ्रिंज विड्थ कम है। सो ये तो कंडीशन हो गई मैक्सिमम विजिबिलिटी। ठीक, जिसमें ब्राइट फ्रिंज ऑफ वन वेवलेंथ कोइंसाइड विद द ब्राइट फ्रिंज ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा, मतलब डार्क के साथ भी ऐसा ही होगा। तो जब कभी ऐसा हो, तो जरा इसी बात को, अभी तो अपने क्वालिटेटिव का नंबर बोल दिया, 12 13 ऐसे कह के बोल दिया, अब इसी को जरा अलजेब्रा के तरीके से बोले जाए। अलजेब्रा कैसे बोलते हैं कि मान लीजिए कि mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम λ1। ठीक, mth को आप कोई नंबर मान लीजिए, जैसे यहाँ पर नंबर क्या दिख रहा था कि मान लीजिए 14वां 15वें से, तो m मान लीजिए 14 है एक मिनट के लिए। ठीक है, तो mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम λ1 coincides exactly with the mth नहीं बोलना चाहिए था, m1th कहना चाहिए था, m1th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम λ1 coincide exactly with the m2th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम λ2। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे वहां हम लिखा था ना कि मान लीजिए 14वीं फ्रिंज है λ1 की, वो 15वीं फ्रिंज λ2 से कोइंसाइड कर रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि m2 15वीं है और m1 क्या है, 14वीं है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 1 का डिफरेंस हो गया। क्योंकि अभी हम शुरुआत में हैं, मतलब 10 से 20 के बीच में फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं, तो एक ही का अंतर हुआ। और आगे बढ़ जाए, 20 से 30 के बीच में बात करें, 40 से 50 के बीच में बात करें, 100 से 110 के बीच में बात करें, तो ये जो अंतर है m2 और m1 का, ये अंतर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इस डिफरेंस को हम क्या एक नाम दे दें, कह दें के बोल दें। ठीक, तो जरा डिफाइन करें कैसे, m1 इज इक्वल टू m2 प्लस के। जैसे मान लीजिए m1 15 है, m2 14 है, तो k क्या होगा? 1 होगा, है ना। 14 प्लस 1 इक्वल टू 15। लेकिन मान लीजिए कि बहुत आगे आप चले गए और m2 मान लीजिए है कि 108,
और m1 है 112, तो k क्या हो जाएगा, तब तो 4 हो जाएगा, है ना। तो ये k की वैल्यू ये जो बता रही है कि कौन सा लैम्डा वन का कौन सा होगा m1, लैम्डा 2 के m2 से कॉन्साइड जब कर रहा है, तो ये जो संख्या m1 m2 इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, k। यहाँ पर हमेशा ये मान लीजिएगा कि लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, यानी लैम्डा 1 एक मिनट के लिए मान लीजिए 5890 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 मान लीजिए 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ओके, अब हम ये जानते हैं जब ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक। और जब वेज शेप्ड एयर फिल्म ट्रैप्ड है मिरर के बीच में तो पाथ डिफरेंस कितना है 2d, तो 2d इज इक्वल टू m लैम्डा इज द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर m लैम्डा तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर तो 2 लैम्डा, एक लैम्डा 1 है एक लैम्डा 2 है, और लैम्डा का कौन सा ब्राइट फ्रिंज को साइड कर रहा है m1, तो यहाँ क्या लिखे m1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2d, और लैम्डा 2 का कौन सा साइड कर रहा है m2, तो m2 लैम्डा 2 इक्वल टू 2d, या हम एक साथ लिख सकते हैं m1 लैम्डा 1 इक्वल टू m2 लैम्डा 2 इक्वल टू 2d, ठीक। वेयर m1 इज इक्वल टू m2 प्लस k, और k क्या होगा, वो भी एक तरह का इंटीजर ही होगा, क्यों, क्योंकि m1 m2 भी अपने आप में इंटीजर ही है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी, मैक्सिमम विजिबिलिटी, ठीक है। इस बात को जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है, इस बात को फिर से इस फिगर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मिरर है m1, एक मिरर है m2 का ये इमेज है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देख ही रहे होंगे रेड वर्टिकल लाइन से देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और इस जगह पर जहां पर हम हमारा टेलीस्कोप का फील्ड ऑफ व्यू है, उस जगह पर एयर फिल्म की मोटाई कितनी है, वो है D1 मोटाई है, ठीक है। तो अगर D1 मोटाई है और हम ब्राइट फ्रिंज को देख रहे हैं, और लैम्डा 1 का जो ये फ्रिंज पैटर्न है उसमें 13वां, देखिए संख्या दिख रही है 13वां, तो 13वें को हम क्या बोलते हैं m1, ठीक। लैम्डा 2 के छठे ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये हम जो सर्किल बनाकर उसके अंदर प्लस बना रखा हुआ, ये क्या है एक्चुअली फील्ड ऑफ व्यू के अंदर क्रॉस वायर है। तो ये जो छठा है इसको क्या कहते हैं, m2 कहते हैं। तो m1 और m2 में क्या रिलेशन हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2 प्लस k, और ब्राइट फ्रिंज ही कोइंसाइड कर रहा है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, m1 लैम्डा 1 इक्वल टू m2 लैम्डा 2 इक्वल टू 2d1। तो ये ऊपर की दो लाइन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेकंड में फर्स्ट वाले को सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी m1 की जगह पे लिख दे 2d1 अपॉन लैम्डा 1, m2 की जगह लिख दे 2d1 अपॉन लैम्डा 2, तो इक्वेशन ये आ जाएगी 2d1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू 2d1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस 3। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द मैक्सिमम विजिबिलिटी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़े। अब एक बार तो हमें मैक्सिमम विजिबिलिटी की कंडीशन मिल गई, और वो हमने इक्वेशन लिख दिया, स्लाइड को मैं डिस्कस कर चुका, तो इसमें हम रुक नहीं रहे, जो फिगर में बात कही गई थी वही स्लाइड में लिखा हुआ, मैक्सिमम विजिबिलिटी की एक बार में कंडीशन निकाल दी, ठीक। अब हम बात करते हैं मिनिमम विजिबिलिटी की कंडीशन, ठीक है। ऑल्दो इसके लिए हम कोई इक्वेशन नहीं लिखने जा रहे हैं। मिनिमम विजिबिलिटी, जब मैक्सिमम विजिबिलिटी हो तो मिनिमम भी तो होगी, दो मैक्सिमा के बीच में एक बार मिनिमम तो आएगा ही आएगा, ठीक। अब मान लीजिए कि आप जो है मिरर m1 को और खसका रहे, जो कैरेज पे मिरर रखा हुआ उसको और खसका रहे, ठीक है। दूरी चेंज हो गई, अब दूरी कितनी हो गई, d के बराबर हो गई। पहले कितनी थी याद है आपको, d1, अब की d हो गई, यानी कि d क्या है यहाँ पर, वो d1 से बड़ा है, ये d है d1 से बड़ा है। तो आपको याद होगा पिछली बार जब मैंने फिगर दिखाया था, मैं एक बार फिर से उस फिगर को दिखा देता हूं, तब क्या हो रहा था कि 13वां ब्राइट लैम्डा 1 का छठे ब्राइट लैम्डा 2 से कोइंसाइड कर रहा था। अब जरा गौर कीजिए क्या हो रहा है, 13वां ब्राइट लैम्डा 1 का छठे डार्क ब्राइट नहीं, छठे डार्क लैम्डा 2 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर डार्क जो है ब्राइट के साथ कोइंसाइड कर जाए तो क्या होगा, विजिबिलिटी बिकम वेरी पुअर, और उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम विजिबिलिटी कंडीशन होगी। ये मिनिमम विजिबिलिटी की कंडीशन कब आई, जब हमने D1 से थोड़ा हम आगे बढ़े, तो यानी जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो देखेंगे कब किस समय बिल्कुल हमें जो फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है बहुत ही
बढ़िया ब्राइट सा मिल रहा है, ब्राइट खूब ब्राइट है, डार्क खूब डार्क है, तो उसको मैक्सिमम विजिबिलिटी की कंडीशन मान के हमने नोट कर लिया, रीडिंग ले ली, D1 हो गई। फिर हमने आगे बढ़ा तो हम देखा कि अरे अब तो क्या हो रहा है, विजिबिलिटी पुअर होती जा रही है, डार्क की डार्कनेस कम होती जा रही है, ब्राइट की ब्राइटनेस कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर वाले ब्राइट के साथ नीचे वाले का डार्क, या ऊपर वाले डार्क के साथ नीचे वाले का ब्राइट कोइंसाइड कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। सो विजिबिलिटी पुअर होती चली जा रही है, तो ये कंडीशन क्या होगी, मिनिमम विजिबिलिटी। तो क्या यहाँ कोई रीडिंग लेनी नहीं, यहाँ कुछ अब बस पास होने दीजिए, पास हो गया, हम कोई क्वेश्चन फिर नहीं बना रहे, हम एक और सेकंड मैक्सिमम विजिबिलिटी पे जाएंगे। सेकंड मैक्सिमम विजिबिलिटी पे जाने का मतलब क्या हुआ, स्लाइड में जो मेंशन है हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेकंड टाइम फिर से मैक्सिमम विजिबिलिटी जब मिल रही है, उस समय एयर फिल्म की थिकनेस मान लीजिए D2 है, और D2 क्या है, D2 सबसे ज्यादा है, D2 इज ग्रेटर देन D1। अब ध्यान दीजिएगा, D1 और D2 ये दोनों मैक्सिमम विजिबिलिटी की कंडीशन है बैक टू बैक, यानी पहले D1 मैक्सिमम विजिबिलिटी कंडीशन एक बार आपने देखी, फिर D पर मिनिमम विजिबिलिटी की कंडीशन देखी, फिर D2 पर फिर से मैक्सिमम विजिबिलिटी की कंडीशन देखी। सो D2 क्या है, तो एयर फिल्म की थिकनेस उसी जगह पर, आप क्रॉस वायर को तो कहीं ले ही नहीं जा रहे हैं, केवल कैरेज को आगे पीछे कर रहे हैं, जो एयर फिल्म की मोटाई उसको घटा बढ़ा रहे हैं, पहले D1 थी, फिर मैक्सिमम विजिबिलिटी मिल गई, फिर D थी, मिनिमम मिल गई, अब D2 कर लिया, ठीक। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फिर से अगर आप लिखेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फिर वैसे ही लिखेंगे आप, अब M1 λ1 इक्वल टू M2 λ2 इक्वल टू 2D2, ठीक। और M1 M2 के बीच में कंडीशन क्या हो जाएगी, M1 इक्वल टू M2 प्लस K प्लस 1, पहले K था, अब की K प्लस 1 हो गया, ये K प्लस 1 कहां से आ गया, प्लस 1 की कैसे इंसर्ट हो गया, प्लस 1 ऐसे आ गया क्योंकि सक्सेसिव है, मैक्सिमम विजिबिलिटी मिली थी जब हमने K रखा था, उसके बाद मिनिमम मिली और फिर उसका अगला मिला मैक्सिमम विजिबिलिटी, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हुआ होगा, एक ही फ्रिंज का तो डिफरेंस बड़ा होगा। इस वजह से ये जो K इंटीजर है, इसमें हमने एक का इंक्रीमेंट कर दिया, इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया, क्या हो गया K प्लस 1, ठीक। M1 इक्वल टू M2 प्लस K प्लस 1। अब M1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने 2D2 अपॉन λ1 इक्वल टू 2D2 अपॉन λ2 प्लस K प्लस 1, यानी इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस बात को जरा सा विजिबिलिटी भी देख लेते हैं। विजिबिलिटी देखिए, पहले आपको याद है जब मैंने पहली बार मैक्सिमम विजिबिलिटी कंडीशन रखी तो क्या था, λ1 का 13वां ब्राइट, इसको हम M1 कहेंगे, λ2 का छठे ब्राइट से कोइंसाइड कर रहा था, छठे से कर रहा था, याद है। अब किससे कर रहा है, पांचवें से कर रहा है, तो क्या हुआ, एक घट गया या एक बढ़ गया, एक का अंतर हुआ, तो प्लस या माइनस दोनों लगा सकते हैं, ध्यान रखिए, डिपेंड करेगा आगे आपने बढ़ाया है कि पीछे बढ़ाया। फिगर में मैंने साथ पीछे बढ़ा दिया है, एक बार मैं पीछे चेक कर लूं, या छठे से कोइंसाइड कर रहा था, और इस बार नहीं, ठीक है, पीछे ही खसकाना था, तभी तो K प्लस 1 होगा, अंतर बढ़ेगा ना। M1 जो था मान लीजिए 13 था और M2 था 6, तो 6 प्लस K कितना था, 6 को 13 बनाने के लिए 6 में कितना, 6 में कितना जोड़ दें, 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दें। अब की क्या करें, 13 है M1 और M2 है 5, तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, अब क्या हमें जोड़ना पड़ेगा 8, पहले तो पिछले 7 जोड़ा था, अब की हमको 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, फिगर आपके इक्वेशन के हिसाब से बिल्कुल मैच कर रही है, मैं थोड़ा सा समझने में गलती कर गया। सो K प्लस 1 पहले छठा मैच कर रहा था, अब की पांचवा ब्राइट मैच कर रहा है, मैक्सिमम विजिबिलिटी पहली बार दिखाई थी तो छठा ब्राइट मैच कर रहा था, फिर मिनिमम विजिबिलिटी दिखाई थी तो छठा डार्क मैच कर रहा था, अब पांचवा ब्राइट मैच कर रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फ्रिंज का पैटर्न खसक रहा है। तो ऊपर वाली कंडीशन में तो कोई समस्या नहीं, तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन ही M1 λ1 इक्वल टू M2 λ2 इक्वल टू 2D2। ये वाली कंडीशन क्या थोड़ी चेंज हुई, M1 इक्वल टू M2 प्लस K प्लस 1 हो गई, क्योंकि एक शिफ्ट होगी, पर है अभी भी मैक्सिमम विजिबिलिटी कंडीशन। इसमें पहली वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, अभी आ गई, दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, एक पहले वाली 2D1 अपॉन λ1 इक्वल टू 2D1 अपॉन λ2 प्लस K, और यहाँ क्या आ गई 2D2 अपॉन λ1 इक्वल टू 2D2 अपॉन λ2 प्लस K प्लस 1। इन दोनों ही इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं,
मैं इसको सॉल्व करके दिखाने नहीं जा रहा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 d2 माइनस d1। अब देखते जाइए, d2 आपको पता है क्योंकि आप ही कैरेज को घुमा रहे हैं, तो कैरेज को घुमा रहे तो हर बार स्केल तो आप पढ़ते जा रहे हैं। पहले आपने फर्स्ट रीडिंग ली थी, फर्स्ट मैक्सिमम विजिबिलिटी की रीडिंग ली, इसको नोट कर लिया, फिर सेकंड मैक्सिमम विजिबिलिटी की रीडिंग नोट कर लिया, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, d2 माइनस d1। ठीक, d2 माइनस d1 आ गया। लैम्डा क्या है, लैम्डा अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के शुरुआत में हमने बताया कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। तो वहां पर जो डबलेट है तो क्या आएगा, वहां ना 5890 आएगा ना 5896, वहां क्या आएगा 5893, एवरेज आ जाएगा। तो लैम्डा हो गया 5893। तो लैम्डा पता लग गया, d2 माइनस d1 पता चल गया, दोनों सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा लैम्डा यानी कि डबलेट के बीच में जो डिफरेंस है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच जो डिफरेंस है वो पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो स्प्लिटिंग ऑफ द सोडियम डबलेट, डी डबलेट जिसे कहते हैं d1 d2, ये हम मेजर करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद जो आर्टिकल मैं खुद टेकअप करने वाला हूँ वो है फेवरी-पेरेट इंटरफेरोमीटर। लेकिन उसको टेकअप करने के पहले आपके लिए एक असाइनमेंट, क्योंकि हमें ये लगना चाहिए कि हाँ आप भी कुछ साथ साथ पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने माइकलसन का डिस्कशन स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि उसमें अगर आप एक सिंगल रे लेकर शुरू करें कि एक एक्सटेंडेड सोर्स है, उससे एक सिंगल रे जो है ट्रेवल करके जा रही है और बीम स्प्लिटर से दो हिस्सों में बट रही है, और उन दो हिस्सों को एक मिरर M1 की तरफ भेजते हैं, एक मिरर M2 की तरफ भेजते हैं। इस फिगर पे वापस आ जाइए, और ये दोनों मिरर से अपने अपने मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं और फिर बीम स्प्लिटर से एक पास होकर एक रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर तक पहुंचती हैं। और वो चूंकि डिफरेंट पाथ ट्रेवल करके आती हैं इसलिए उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पर दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, दैट्स व्हाई एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, दैट्स व्हाई दे आर कोहेरेंट, और वो इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल करती है। ठीक, और इसकी मदद से हमने दो एप्लीकेशन भी समझ लिए, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ और मेजरमेंट ऑफ डबलेट ऑफ वेवलेंथ, ये हमने पता कर लिया। एक आपके लिए छोड़ रहा हूं, मान लीजिए कि कोई एक ट्रांसपेरेंट शीट है जैसे माइका, और उसको किसी भी एक रे के पाथ में, चाहे तो रे 1 के पाथ में चाहे तो रे 2 के पाथ में हम इंसर्ट कर देते हैं। आमतौर पे परंपरा ये रही है कि मिरर M1 के आगे दो क्लिप लगी रहती है, क्लिप जैसा लगा रहता है, तो उस क्लिप में आप लगा सकते हैं कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट, जैसे ग्लास की शीट लगा दीजिए या फाइबर की शीट लगा दीजिए या माइका की शीट लगा दीजिए। आमतौर पर न्यूमेरिकल में आपको माइका बहुत पूछा जाता है, तो माइका की शीट लगा दीजिए, आप एक शीट लगा सकते हैं, पर शर्त क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। और फिर आपसे क्या कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि इस ट्रांसपेरेंट शीट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करें। अब बताइए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता होगा भाई देखिए, जब तक आपने कोई ट्रांसपेरेंट शीट को इंसर्ट नहीं किया तो जो लाइट है वो एयर में ट्रेवल करके जाती है, और जब तक वो एयर में ट्रेवल कर रही है तो पाथ और ऑप्टिकल पाथ सेम होगा, करेक्ट। लेकिन जैसे ही आपने टी थिकनेस की, टी फॉर टोक्यो, टी थिकनेस की एक माइका शीट इंसर्ट करी तो उतना लेंथ किसका, रे का, उतना जो पाथ है रे का वो तो टी रहेगा, पर ऑप्टिकल पाथ टी नहीं रह पाएगा। अब क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा, वेर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइका शीट। यानी एयर था तो दोनों सेम थे, पाथ और ऑप्टिकल पाथ सेम थे, लेकिन यहां माइका शीट इंसर्ट करी आपने तो पाथ और ऑप्टिकल पाथ में अंतर आ गया। कितने गुने का अंतर आ गया, n टाइम्स का अंतर आ गया। पहले t था अब nt हो गया,
where n is the refractive index of the mica sheet. I hope क्लियर हो गई होगी ये बात। तो n कैसे निकालें, चलिए मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखिए आपने इतना तो समझ ही गया होगा कि सर्कुलर फ्रिंजेस यहाँ पे उतने उपयोगी नहीं है। सबसे उपयोगी कौन से हैं? स्ट्रेट फ्रिंजेस, विजुअल फ्रिंजेस सबसे उपयोगी है। तो आपने क्या किया, वही अरेंजमेंट किया कि एक मिरर और एक मिरर की इमेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ऐसा कुछ काम करें। तो वो आपने क्या किया कि एक मिरर के पीछे जो स्क्रू दिए हुए उसको आपने थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज किया और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगे एट वेरी स्मॉल एंगल, और उसके बीच में जो एयर ट्रैप हुआ वो फेज शिफ्ट हो गया और हमें स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलने लगे। ठीक है, जो स्ट्रेट फ्रिंज मिलने लगे आपने अपने टेलीस्कोप के फील्ड ऑफ व्यू के किसी क्रॉस वायर पर, मान लीजिए किसी एक फ्रिंज को आपने बिल्कुल अपने फोकस पे ले लिया, अपने एम पर ले लिया, निशाने पर ले लिया, क्रॉस वायर के क्रॉस पर ले लिया। और जैसे ही अब आप उसमें देख रहे हैं टेलीस्कोप में, और इधर आपने जो क्लिप लगी हुई है मिरर M1 के आगे उसमें माइका शीट इंसर्ट करी। तो जैसे ही आप माइका शीट इंसर्ट करेंगे वो फ्रिंज क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप ब्राइट फ्रिंज को देख रहे हैं तो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। क्यों शिफ्ट कर गया भाई? क्योंकि पाथ डिफरेंस D1 D2 सेम नहीं रहा। सेम क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपको मालूम है कि D1 के पाथ में एक हिस्सा है जिसको हम T कह रहे हैं, वो अब T ना होकर NT हो गया है, D1 के पार्ट का हिस्सा, यानी जो रे मिरर M1 की तरफ जा रही थी उसी के पाथ का हिस्सा है। तो क्या ऐसा एक बार हुआ? नहीं, दो बार हुआ, जाते समय और आते समय। तो T नहीं, NT भी नहीं, 2NT हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो जो फाइन बातें हैं उनको गौर करते जाए। तो आपने पहले क्या किया, माइका इंसर्ट करने के पहले रीडिंग ले ली टेलीस्कोप पर, टेलीस्कोप से क्रॉस वायर पे रखा किसी फ्रिंज को, मान लीजिए छठे ब्राइट फ्रिंज को आपने रखा, जैसा मैं अभी कई बार आपको दिखा चुका हूँ कैसे रखते हैं। ये मान लीजिए ब्राइट या डार्क को आपने अपने क्रॉस वायर के उस पर रखा, और क्या हुआ, जैसे ही आपने रखा उसको आपने जो आपका स्केल लगा हुआ है, स्केल कैरेज का जो स्केल है उसके स्केल के मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर रीडिंग नोट कर लिया एक जगह। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रीडिंग आ गई आपकी। अब सेकंड आपको क्या करना है, अब आपने माइका शीट को इंसर्ट किया, फ्रिंज में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, उस शिफ्ट को सुधारने के लिए आपने कैरेज को मोशन किया, कैरेज को थोड़ा सा आगे पीछे किया, जिससे कि आगे करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है वो कंपनसेट हो जाए, और दोबारा फ्रिंज, उसी फ्रिंज के ऊपर आपने अपने क्रॉस वायर को के क्रॉस को फोकस कर दिया, वापस वहीं पर आ गए। अब फिर से आपने सेकंड ऑब्जर्वेशन की रीडिंग ली, तो पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग में एक डिफरेंस आएगा। वो जो डिफरेंस आया वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 2NT माइनस 2T, दैट इज 2 इन ब्रैकेट N माइनस 1 T, T बाहर कर लीजिए, 2 इन ब्रैकेट N माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज T के बराबर होगा। ठीक, तो अब दो काम कर सकते हैं। अगर आपको माइका शीट की थिकनेस पता है, T पता है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस तो आप मेजर कर ही रहे हैं जो स्केल लगा हुआ है माइकलसन इंटरफेरोमीटर से, तो दोनों रीडिंग का डिफरेंस वो आएगी आपके पास, डेल्टा जिसे कह रहे हैं हम। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2N माइनस 1 T है, तो डेल्टा पता है, T पता है, N निकल जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। N दे देते हैं, कह देते हैं ग्लास की शीट है, तो ग्लास का तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस निकालिए, मोटाई बताइए कितनी है ग्लास शीट की, तो आप T निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को मैं इसी तरीके से ओरल डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपको असाइनमेंट के तौर पर बुक्स को स्टडी करके, सभी बुक्स में दिया हुआ है, इसको स्टडी करके इसको खुद से आप इसके नोट्स बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने माइकलसन इंटरफेरोमीटर के 3 आपको मैंने एप्लीकेशन बताए, वेवलेंथ निकालना लैम्डा, वेवलेंथ डबलेट निकालना डेल्टा लैम्डा, और अभी क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ द माइका शीट निकालना। इन तीनों के फॉर्मूले पर आधारित
न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा डर के रहिए, अगर ऑब्जेक्टिव होते हैं तो 100% पूछे जाएंगे। 3 न्यूमेरिकल तो इसी पर आ जाएंगे आप, इसलिए फॉर्मूले पर बेस्ड ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कीजिए। इस यूनिट में ये हिस्सा न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसी के साथ आज का डिस्कशन माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे मैं आज समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक में हम लोग फेवरी पेरेट इंटरफेरोमीटर, जो थोड़ा लेंदी बट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक्सपेरिमेंट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप करने को अगर मिल जाए तो। एमएससी में हम लोग कराते हैं, माइक्रोसन में कराते हैं, फेवरी पेरेट भी कराते हैं। तो हम अब नेक्स्ट वेडनेसडे को आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।